चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं हम, स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का। इस सवाल में भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और ये सवाल हमारा सेल्स टैक्स के एरिया से पर्टेन करता है। सबसे पहले पार्ट में कहता है, अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज टैक्सेबल एक्टिविटी और नॉट। कुछ हमारे पास 5 पॉइंट्स दिए हुए, हमें ये बताना है कि ये टैक्सेबल एक्टिविटी है या नहीं है। सॉल्व करने से पहले, क्या टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन हमें याद है? क्या टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन हमें याद है? सर रिवाइज करवा दें, क्योंकि अभी आपकी पहली अटेम्प्ट है ना। सर हमारे सामने टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन आ रही है, मैं क्विकली पहले से रीड कर लेता हूँ। कहता है टैक्सेबल एक्टिविटी मींस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। टैक्सेबल एक्टिविटी का पहले तो कहा कि ये मतलब नहीं है कि कोई काम अगर आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हो तो ही टैक्सेबल एक्टिविटी होगा। अगर आपका कोई नॉट प्रॉफिट यानी कि फलाई काम भी कर रहे हो तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी हो सकती है। एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रेड और मैन्युफैक्चर। कोई भी आपने कमर्शियल काम किया बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द सप्लाई ऑफ गुड्स रेंडरिंग और सर्विसेज और बोथ टू अनदर पर्सन। अगर आपने किसी को गुड्स सप्लाई की, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की, तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी है। एनी वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, यानी जो प्रॉफिट या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी आप रेगुलरली करते हो, ये तो ट्रेडिंग टैक्सेबल एक्टिविटी है ही। लेकिन अगर कोई काम प्रॉफिट या इनकम कमाने की नियत से आपने कोई वन ऑफ किया है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज है ये टैक्सेबल एक्टिविटी। लेकिन एक टाइम पे मैं लेट से कि संडे बाजार में एक ठिया लगा लेता हूँ, तो ये वन ऑफ एक्टिविटी भी मैंने की है, लेकिन इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग की है, तो ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर होगी। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट टर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर आप कोई अपना इकोनॉमिक बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से पहले या करने के बाद कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, भाई फॉर एग्जाम्पल कि जब हम ये कॉलेज स्टार्ट कर रहे थे, इससे पहले हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करवाई, या कल को ये कॉलेज वाइंड अप हो जाता है तो यहाँ पे डिसमेंटलिंग वगैरह की एक्टिविटीज होंगी, सारे एसेट फिक्स एसेट डिसमेंटल किए जाएंगे, तो वो सारे काम जो आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के पहले या बाद में भी करते हो वो सब भी टैक्सेबल एक्टिविटी माना जाएगा। लेकिन फिर आगे कहता है, बट डज नॉट इंक्लूड, ये चीजें टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। द एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विस इन द कैपेसिटी टू द एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है यानी कि एम्प्लॉयमेंट, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी कैरिड बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यूट और हॉबी। अगर वो एक इंडिविजुअल अपनी हॉबी के तौर पे या प्राइवेट रिक्रिएशनल परस्यूट के तौर पे कोई एक्टिविटी का परफॉर्म वगैरह कर रहा है तो इसे भी हम टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहेंगे। लाइक बहुत सारे लोगों का शौक होता है गार्डनिंग करना, एनिमल्स को पालना, पेट्स पालना या इस तरह का कोई काम करना एज अ हॉबी, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। उसके पाल के बेच सर क्या पाल के बेच दें? सर मुर्गे पाल के अगर बेच रहे हो तो ये हॉबी नहीं है, फिर ये बिजनेस है, कमर्शियल काम। एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, any activity carried on by a person other than individual which if carried on by an individual would fall within the clause B। देखो पॉइंट नंबर बी में कह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि उसकी हॉबी है या प्राइवेट रिक्रिएशनल पर्पस के लिए कर रहा है तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। तीसरे में कह रहा है कि कोई भी काम जो कोई पर्सन करता इंडिविजुअल के अलावा, सिर्फ इंडिविजुअल के अलावा कौन बचा? एओपी और कंपनी। कोई ऐसा काम जो कोई बंदा करता अदर देन इंडिविजुअल यानी कि कंपनी और एओपी, और अगर वो काम इंडिविजुअल करे तो वो पॉइंट नंबर बी में फॉल कर जाएगा। क्या मतलब? भाई फॉर एग्जांपल मैंने आईक्यू में अपने एडमिन स्टाफ के लिए ड्राइंग कंपटीशन कर दिया, तो ड्राइंग अगर मैं खुद अपने पर्सनल हॉबी के लिए कर रहा हूँ तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। तो यही काम ऐसा ईओपी मैंने अपने स्टाफ के साथ करवा दिया तो फिर ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर यही काम ऐसा इंडिविजुअल भी मैं करता तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी। या फॉर एग्जाम्पल के बीच में आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक वगैरह था, तो एक वो ग्रीनरी के हवाले से वो मूवमेंट चल रही थी कि भाई सब जो ग्रीनरी करेंगे। अब लेट से आईक्यू ने इस चीज को सपोर्ट करने के लिए लेट से कि मैंने एक दिन रखा है स्टाफ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि हम जो है ना पीसीएचएस के लिए हमें ग्रीनरी वगैरह गार्डनिंग वगैरह करेंगे, तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, इसे हम टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कह रहे होंगे। अब आते हैं सवाल पे। कहता है नदीम रिसीव अ सैलरी ऑफ 2.5 लाख फॉर द मंथ ऑफ February 24 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर।
ये कोई चीज नहीं है सर, ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये पहली एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था। कौन सी एक्सेप्शन सर? ये वाली एक्सेप्शन ना, एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विस इन द कैपेसिटी टू अ एम्प्लॉयर। फिर Sahab providing consultancy services to his brother for his startup business for an agreed amount of consideration. Sir, supply of goods or rendering of services to taxable activity. Shazay played a piano. Shazay played the piano, an instrument he has played since his childhood, at his parent anniversary party. कह रहा है शाहजेब जो है वो बचपन से पियानो बजा रहा है और उसने अपने माँ बाप की एनिवर्सरी पे भी पियानो बजा दिया। सर, पर्सनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है ये। Furkan, who work as an accountant for Binish Enterprises owned by Miss Binish, gives math tuition to Binish daughter. एक बंदा अपनी बॉस के बेटी को मैथ्स पढ़ा रहा है इरहम फॉर अ मंथली फी ऑफ 20,000। सर, रेंडिंग ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल एक्टिविटी है। कुर्रतुलैन, अ होम मेकर विद अ हॉबी ऑफ बेकिंग केक। अ होम, अभी नहीं नहीं क्या पढ़ तो ले पूरा। Kuratullah, a homemaker with the hobby of baking cake and pastries, rented a stall at Karachi Food Festival and sold her baked item. ये टैक्सेबल एक्टिविटी है, वो हॉबी को भी अपना बिजनेस बना रही है, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी क्योंकि विथ और विदाउट प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो लेट्स से तुमने वैसे ही अगर अपने घर पे कोई मुर्गे पाले हुए हैं, उसका तुम्हारा काम नहीं है और तुम वो बड़े हो जाते हो तुम बेच देते हो, तो फिर ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर तुम काम ही ये कर रहे हो कि मुर्गे पाल के बेच रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली टैक्सेबल। तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। आगे बढ़ते सर, एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। In Feb 2024, Bakir Associate acquired packaging material worth 6 lakh from Rahil Enterprises for its product. Rahil did not deposit the related sales tax with the tax authorities on time due to financial difficulties. कह रहा है फेब के महीने में बाकिर एसोसिएट ने कुछ पैकिंग मटेरियल खरीदा राहिल इंटरप्राइजेस से। राहिल ने ये रिलेटेड टैक्स अथॉरिटीज को पे नहीं किया है। सर 2 मार्क की एडजस्टमेंट है, यानी कि 2 यूनिक पॉइंट्स बताना है। एक पॉइंट तो सिंपली ये बता देंगे कि अगर राहिल ने सेल्स टैक्स पे नहीं किया तो हमें इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। और एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट है कि अगर सप्लाई चेन में किसी सप्लाई चेन मेंबर ने टैक्स पे नहीं किया तो फिर हमारी जॉइंट और सेवरल लायबिलिटी यहाँ पे अराइज हो जाती है। ये सेक्शन याद आ रहा है कौन सा है? हमने मिसलेनियस वाले एरिया में एक सेक्शन कवर किया था, सेक्शन 8A, joint and several liability of registered person in the supply chain where tax is unpaid. सेक्शन 8A। नहीं नहीं, सेक्शन नंबर याद नहीं। इस सेक्शन में हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन is in the knowledge or is reasonable ground to suspect that some or all of the tax paid in respect of that supply or in respect of any previous or subsequent supply would go unpaid. यानी कि अगर सप्लाई चेन में अगर किसी को पता चले कि भाई जो सेल्स टैक्स वगैरह वो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट को पे नहीं हो रहा करंट सेल्स में, पुरानी सेल में या सब्सिक्वेंट सेल में, such person as well as the person making the supply shall be jointly and severally liable for the payment of such unpaid amount of tax. तो यहाँ पे हमने एक ये बात मेंशन करनी थी। फिर पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है गुड्स वर्थ 12 million falling under the third schedule
were supplied to an unregistered person during the tax period Feb 24. 12 मिलियन के थर्ड शेड्यूल आइटम हमने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किए। एक बात तो हमने फौरन ही पिक कर ली थी कि फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो ये बात का एक मार्क होगा कि फर्दर टैक्स वुड नॉट बी चार्ज सिंस द गुड्स आर फॉलिंग अंडर द थर्ड शेड्यूल। एक और बात यहाँ पे बतानी है कि चूंकि एक सिंगल अनरजिस्टर्ड पर्सन को 12 मिलियन यानी कि 10 मिलियन के थ्रेशोल्ड से ज्यादा सप्लाई किए, तो जो एक्सेस सप्लाईज है उस एक्सेस सप्लाईज के ऊपर आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ जी। क्या ये मैनेज कर लेंगे हम? लिख लेंगे? क्या लिखेंगे इसमें? देखिए, अगर आपको ड्राफ्टिंग करने में मुश्किल हो रही है ना, तो इसका फिर आसान तरीका ये, जो कि इतना प्रोफेशनल तरीका नहीं है, कि आप पहले एज इट इज लॉ लिख दें। प्रोफेशनल वे तो क्या है कि आप सिनेरियो की वर्डिंग्स, लॉ की वर्डिंग्स मिलाकर एक आंसर ड्राफ्ट करें, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा ना, आप पहले एज इट इज लॉ लिख दें। क्या क्या लॉ लिखेंगे? कि जो लॉ है कि इन केस ऑफ सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन द टैक्सेबल सप्लाई शैल नॉट एक्सीड ₹10 मिलियन पर tax period per month to a single registered person. Otherwise, input tax in excess of above supplies would be disallowed। ये हमने लॉ कॉपी पेस्ट कर दी। फिर आप सिनेरियो पे आ जाएं कि इन व्यू ऑफ अबव, इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस सप्लाईज ऑफ 2 मिलियन विल नॉट बी अलाउड। ये थोड़ा अनप्रोफेशनल आंसर है, लेकिन पास करने के लिए, धक्का लगाने के लिए इससे भी काम चल जाएगा। और अगर आपको प्रॉपर अगर ये आंसर करना है, तो फिर आपको लॉ की वर्डिंग्स और सिनेरियो की वर्डिंग्स मिला जुलाकर आंसर करना चाहिए। पॉइंट नंबर पार्ट नंबर सी पे आते हैं। पार्ट सी थोड़ा सा यूनिक है। कहता है कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन इफ सेटिस्फाइड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन इज इशूड फेक इनवॉइस, इवेटेड टैक्स, कमिटेड टैक्स फ्रॉड, may suspend the registration of such person through the system without prior notice pending further inquiry। कह रहा अगर एक कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने फेक इनवॉइसेस इशू की है, टैक्स इवेट किया है, टैक्स फ्रॉड कमिट किया है, तो वो नोटिस इश्यू किए बगैर उस बंदे की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। Under the Sales Tax Act 1990, list any 4 basis for such satisfaction। क्या वजूहत होगी जिसकी बेसिस पे कमिश्नर को इस बात पे यकीन आ जाएगा कि एक बंदा ये काम कर सकता है? पहले तो ये कमीशन खुद ही पकड़ ले। अब ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा। तो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है सेल्स टैक्स लॉ में, इसके पॉइंट नंबर ए में ये बात सामने सामने लिखी है कि where a commissioner having jurisdiction is satisfied that the registered person has issued fake invoice, evaded tax or committed fraud, registration of such person may be suspended by the commissioner through the system without prior notice further pending inquiry। The basis of such satisfaction may include the following। तो अब यहाँ पे 8 बातें लिखी हैं, इसमें से कोई कितने मार्क्स का सवाल है? 4 मार्क्स का सवाल है, तो हम कोई 4 पॉइंट्स लिख देंगे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस। कमिश्नर आपकी दुकान पे आया, आप दुकान पे मौजूद ही नहीं है। Refusal to allow access to business premises or refusal to furnish record to an authorized inland revenue officer। कमिश्नर आपसे बिजनेस प्रेमिसेस में आने की इजाजत मांग रहा है, आप उसको आने ही नहीं दे रहे। Abnormal tax profile such as excessive input adjustments, continuous carry forward और sudden increase in turnover। आपके रिटर्न में बहुत सारी abnormality, बहुत सारे abnormal numbers नजर आ रहे हैं। Making substantial purchases from or making supplies to blacklisted or suspended person। Non-filing of sales tax return on recommendation of commissioner of any other jurisdiction or any other reason to be specified by the commissioner। तो इन 8 में से कोई हमें 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखने थे। सर ऐसा भी हो गया, वॉइस के बगैर ही काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम मना तो नहीं कर रहा। वो पता नहीं है ना, तो जरूरी रहता है पर वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं।